सेंसिटिविटी जो फोकसिंग रहता है वो मैक्सिमम रहता है। अभी लेट अस कम टू द कॉमनेस्ट डिजीजेस ऑफ द आई विच वी सी डेली। ओके, वी कम टू फर्स्ट, वी स्टार्ट विथ कैटरैक्ट। ओके, यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे लोगों को कैटरैक्ट होगा या कुछ लोगों का सर्जरी हो चुका होगा या कुछ लोगों का इमेच्योर होगा। तो कॉमन विथ सबसे पहले बात, जब पेशेंट आते हैं तब पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग ड्रॉप के द्वारा इसको ट्रीट कर सकते हैं क्या या मेडिसिन से? तो वी कैन नॉट डू दैट। तो क्यों नहीं कर सकते हैं? सो बेसिकली ये लेंस जैसे हमने देखा ये ट्रांसपेरेंट रहता है। ओके, व्हेन वी आर यंग। सो एज एज एडवांसेस क्या होता है कि ये लेंस इट लूजेस इट्स वाटर कंटेंट एंड इट गेट्स डिहाइड्रेटेड और इसके लिए इट बिकम्स एन ओपेक नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसपेरेंसी जो होता है वो खो देता है और इसी के लिए ये वाइटिश बनता है। तो कैटरैक्ट का एक्चुअली लैटिन में मतलब है धबधबा या वाटरफॉल। ओके, तो जब ये ट्रांसपेरेंट लेंस सफ़ेद बन जाता है उसमें से लाइट पास नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं कैटरैक्ट। अभी अगर ये कैटरैक्टस लेंस में से अगर लाइट पास होगा तो पूरा का पूरा लाइट यहाँ पे फोकस होगी, क्लियर इमेज बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो फिर आप चश्मा डाल के या ड्रॉप्स डाल के उसको ठीक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ एजिंग चेंज। ओके, जैसे अपने बाल सफ़ेद होते हैं या स्किन का टर्गर कम होता है, उसी प्रकार से लेंस सिर्फ अपना ट्रांसपेरेंसी लूज कर देता है एंड दैट इज़ वाई कैटरैक्ट बन जाता है। तो उसको ट्रीटमेंट से या ड्रॉप से हम लोग उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। सो कैसे पता चले कि आपको कैटरैक्ट है? तो हेजी विजन, धुंधला दिखना। उसके बाद में जब भी आप शाम के वक्त ट्रैवल कर रहे हो, सामने की जो लाइट्स आती है फोकसिंग लाइट वो फटी हुई दिखना, ग्लेयर आना, हेलोज दिखना, कलर कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी कम लगना, या फिर जब हम लोग पहले घर के नॉर्मल लाइट में पढ़ पाते थे, अभी हम लोग नोटिस करते हैं कि ज़्यादा लाइट चाहिए, ज़्यादा और एक फोकसिंग लाइट लग जाती है तभी हम लोग पढ़ पाते हैं। तो दिस आर ऑल द इंडिकेशंस विच टेल के शायद कैटरैक्ट डेवलप हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि दोनों आंखों में सिमिलर कैटरैक्ट डेवलप नहीं होता है, इट्स ऑलवेज अनइक्वल। तो इसके लिए बहुत बार ऐसा होता है कि एक आंख से अच्छी विजन रहती है, इसलिए दूसरे आंख में कैटरैक्ट डेवलप हो रहा है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए रेगुलर आई चेकअप्स आर इम्पॉर्टेंट। सो हाउ व्हाट डू वी डू फॉर दैट? तो ये जैसे आपने देखा ये डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कैटरैक्ट रहते हैं। तो इमेच्योर से लेके मेच्योर तक इनिशियल डेज में पूरा कैटरैक्ट मेच्योर होने के बाद में सर्जरी कर देते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा, एक 6 मिलीमीटर का ओपनिंग करके उसमें से लेंस को टम्बन करके निकाल के फिर उसको सीते थे और फिर एक दिन आँख बंद रहता था एंड नेक्स्ट डे फिर पट्टी खोल के दिख रहा है क्या, वो सब हम लोगों ने मूवीज़ में देखा है। बट नाउ दैट इज़ आउटडेटेड, वी डोंट डू दैट काइंड ऑफ कैटरैक्ट सर्जरीज। अभी बहुत ही एडवांस मशीनरी से हम लोग कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं। ये सर्जरी हार्डली 2.2 मिलीमीटर ओपनिंग में से होती है। सो एक पेन की तरह इंस्ट्रूमेंट रहता है विच वाइब्रेट्स। ओके, तो वो आपके अंदर हार्डली 2.2 मिलीमीटर ओपनिंग में से जाता है, यहाँ पे आपने देखा होगा, और वो लेंस को ब्रेक करता है। ओके, उससे वाइब्रेशनल फोर्सेस निकलते हैं जिससे लेंस ब्रेक डाउन होता है एंड इट हैज़ ओपनिंग पोर्ट्स यहाँ पे। तो यहाँ से वो सब भी हो जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े होके। फिर सिमिलरली एक पेन की जैसा इंस्ट्रूमेंट रहता है, सिर्फ अंदर जाता है, उसके अंदर लेंस लोडेड रहती है। लेंस अंदर जाके अनफोल्ड होती है और यहाँ पे बैठ जाती है। तो ये लेंस निकल गया, यहाँ पे जाके ये क्लियर लेंस यहाँ पे इसकी जगह पे बैठ गया। अभी वापस से सारी प्रकाश किरणें अंदर जाके यहाँ पे फोकस हो रही है एंड दैट इज हाउ इमेज गेट्स क्लियर्ड आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी। सो दिस इज द बेसिक आइडिया हाउ वी डू कैटरैक्ट सर्जरी। तो अभी ये जो सर्जरीज होती हैं ये बहुत ही एडवांस टेक्निकली स्किल्ड सर्जरी रहती है। इसी के लिए एक 15 to 20 मिनट्स में सिर्फ ड्रॉप्स डालते हैं, एनेस्थेटिक इंजेक्शन कुछ भी नहीं देते हैं एंड डायरेक्टली 15-20 मिनट्स पेशेंट इज आउट जस्ट विद ग्लासेस। ओके, दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस हाईली स्किल्ड सर्जरी। नाउ विल कम टू द सेकेंड डिसीज। आपको जो भी क्वेश्चंस है आई वुड रिक्वेस्ट कि अपने हमारे वॉलंटियर्स हैं, आप प्लीज़ उनको आप चिट पे लिख के दीजिए क्वेश्चंस, एट द एंड वी विल टेक ऑल दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ विल कम टू ग्लॉकोमा। तो किसको कांच बिंदु के बारे में पता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर दैट ग्लॉकोमा करके कोई बीमारी रहती है? काइंडली रेज योर हैंड्स। ओके, तो बहुत लोगों को लगता है कि बिंदु मतलब कांच बिंदु मोती बिंदु सेम ही है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। ओके,
काच बिंदु मतलब ग्लॉकोमा. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज ग्लॉकोमा? तो ये अपना जो आँख रहता है तो ये गुब्बारे की तरह रहता है, इसके अंदर पानी रहता है जिसको एक्वियस ट्यूमर बोलते हैं. यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ से वो पानी सीक्रेट होता है सिलियरी बॉडी से. ओके, और ये अपनी आँख का जो साइज एंड शेप होता है वो मेंटेन करके रखता है. जैसे गुब्बारे में अगर पानी भरेंगे तो वो बलून अप हो जाता है, राइट, फूल जाता है. उसी तरीके से ये पानी अपनी आँखों में बनते रहता है. और ये जो सामने का पोर्शन है कॉर्निया के बाजू का, सामने की टिक्की के बाजू का, यहाँ से वो बाहर निकल जाता है. ओके, सो बनता है, निकल जाता है. दैट इज हाउ वो कंटिन्यूस फ्लो सिस्टम चालू रहता है. नाउ पीपल हु हैव पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, हु आर अबाउ 40 ईयर्स, ओके, जिनको बीपी की वगैरह शिकायत है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इज फैमिली हिस्ट्री, दोज हु स्मोक, दे आर ऑल्सो एट रिस्क. तो उन लोगों में आइदर ये पानी बाहर निकलने का जो सिस्टम रहता है वो डिफेक्टिव हो जाता है, इसलिए पानी का प्रेशर आँख के अंदर बढ़ जाता है. नाउ अभी पानी का प्रेशर बढ़ा तो कौन सा सबसे सेंसिटिव पार्ट है आँख में? नर्व, या करेक्ट. तो ये क्या करता है, व्हेनेवर देयर इज हाई प्रेशर इनसाइड द आई, जब भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ये नर्व को कंप्रेस करता है. ईच टाइम वो कंप्रेशन होता है तो अपनी आँख का जो नर्व रहता है उसके कुछ नर्व फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, और इस प्रकार से नर्व फाइबर्स डैमेज होते 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 एंड में बहुत थोड़े से फाइबर्स बचते हैं, और इसकी वजह से विजन कम होता है. इसी को बोलते हैं ग्लॉकोमा. क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाइट पार्ट? सो नॉर्मली नर्व शुड लुक लाइक दिस. तो ये नर्व पार्ट, ये वाइट पार्ट मतलब नर्व विरहित पार्ट है. सो सारे फाइबर्स आते हैं ऐसे कन्वर्ट होके और वो राउंड अप होके नर्व बनाते हैं. तो सेंटर का पोर्शन जो रहता है वो वैसे खाली रह जाता है, जिसको कपिंग बोलते हैं. तो ये कपिंग बहुत छोटा होता है कि जिससे नर्व फाइबर्स नहीं है, बाकी इसमें सब पिंक कलर के नाइस नर्व फाइबर्स रहते हैं. कैन यू सी हियर व्हाट कैन यू ऑब्जर्व? आप लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे? क्या डिफरेंस है? करेक्ट. तो कपिंग यहाँ पे बहुत इंक्रीज हुआ है. तो क्यों हुआ है? क्योंकि नर्व फाइबर्स डैमेज हो रहे हैं. अभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रेशर चेक करने के लिए जाते हैं और तब नर्व का जो प्रेशर रहता है, सॉरी ऑप्टिक प्रेशर जो रहता है वो आई का प्रेशर नॉर्मल रहता है. ओके, तो फिर ये कैसे क्या हो रहा है? तो ये प्रेशर जो है अपना बीपी की तरफ फ्लक्चुएटिंग रहता है. मैक्सिमम पीक अकर्स इन द नाइट 12 to 4 o'clock, जब अपना कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल्स हाईएस्ट रहता है तब वो पीक होता है. इसलिए बहुत बार वो अननोटिस्ड जाता है. इसी के लिए भी रेगुलर आई चेकअप करना जरूरी है कि कपिंग बढ़ रहा है कि नहीं तो इट विल गो अनडायग्नोस्ड. तो क्यों जरूरी है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटरैक्ट एंड ग्लॉकोमा? अभी कैटरैक्ट में आपका सेंट्रल विजन अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो नर्व फाइबर्स जो रेज है वो रेज आपके बराबर पीछे नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए आप क्लियर नहीं देख रहे हो. एंड यू विल कम टू नो कि मुझे नहीं दिख रहा है, पहले अच्छा दिख रहा था. अभी ग्लॉकोमा में आपका सेंट्रल विजन अच्छा रहता है एंड तक. ओके, आपका जो पेरिफेरल विजन है, जो साइड का विजन है, ये खराब होते जाता है. ओके, सो ग्रेजुअली इट गोज ऑन डिक्रीजिंग टिल यू गेट अ सेंट्रल ट्यूबुलर विजन. मतलब आपको हर जगह देखने के लिए गर्दन घुमा के देखना पड़ेगा. आपका साइड का विजन वुड बी लॉस्ट, दैट इज ग्लॉकोमा. एट द एंड ये भी चला जाता है व्हेन नर्व गेट्स कंप्लीटली डैमेज्ड. इसके लिए ग्लॉकोमा को जल्दी डिटेक्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ अ टोटली प्रिवेंटेबल डिसीज. आप सिर्फ ड्रॉप्स दे के, रेगुलर ड्रॉप्स डाल के ये सारी जो हानि होने वाली है इसको आप बचा सकते हो. अभी इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि बिकॉज इट इज़ नर्व ना, नर्व विच इज़ गेटिंग डैमेज, नर्व जो है वो डैमेज हो रहा है, तो नर्व वापस रीजनरेट नहीं होगा. तो एक बार जो डैमेज हो गया दैट इज़ अ परमानेंट डैमेज. हम लोग उसको वहाँ से बचा सकते हैं लेकिन उसको सुधार नहीं सकते हैं. इसी के लिए रेगुलर आई एग्जामिनेशन करके ग्लॉकोमा है या नहीं ये रूल आउट करना. आफ्टर 40 ईयर्स रेगुलरली साल में एक बार देखते रहना. स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग आगे का डैमेज तक प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, सो हु आर एट रिस्क? एज आई टोल्ड यू, अबाउ 40 ईयर्स एंड पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री अगर रहेगी, जिनका शैलो एसी रहता है, मतलब आँख छोटा रहता है, वो लोग भी बहुत उसके रिस्क में रहते हैं. सो व्हाट डू वी डू इन स्क्रीनिंग? तो स्क्रीनिंग में सबसे पहले हम लोग आई प्रेशर मेजर करते हैं. एंड अगर उसमें अगर कुछ हम लोगों को क्लिनिकली देखते वक्त कपिंग ज़्यादा लगा, प्रेशर अगर ज़्यादा है, तो वी डू सम स्क्रीनिंग टेस्ट लाइक OCT. आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो इट बेसिकली अपनी नर्व का थिकनेस मेजर करता है और अगर थिन हुआ है तो वो अपने को बताता है कि दिस इज अबनॉर्मल. एंड देन वी गो अहेड विद अदर टेस्ट लाइक पेरीमेट्री, कि कितना एरिया हम
लोगों को कम दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये पेशेंट का अपर पार्ट इज अफेक्टेड। सॉरी, आई एम हैविंग सोर थ्रोट। सो ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट इनिशियली बहुत ही सिंपल है। आप जस्ट ड्रॉप्स डालो, रेगुलरली ड्रॉप्स डालो, रेगुलरली ईयरली स्क्रीनिंग करो, जस्ट सी टू इट कि वो जो नर्व डैमेज है वो मेंटेन है कि नहीं। अगर वो बढ़ रहा है तो आपके डॉक्टर आपको ड्रॉप्स ऐड करके देंगे या कॉम्बिनेशन में देंगे, एंड दैट इज हाउ यू कैन प्रिवेंट ब्लाइंडनेस। ओके, अपनी नज़र हम लोग बचा सकते हैं जस्ट बाय डूइंग रेगुलर स्क्रीनिंग। ओके, एडवांस स्टेजेस में फिर सर्जरी इज रिक्वायर्ड। So as I told you, good news is that only with the help of regular eye examination, screening and with the use of drops, you can prevent blindness. Now we come to diabetes. So I think काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत होती है, जैसे 40 इयर्स क्रॉस होते हैं, 40 इयर्स के बाद में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन बिकम्स सेकेंडरी। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी में बहुत सारे लोगों से आई थिंक आपने सुना होगा, जिन लोगों ने लेज़र किया। ऐसे मिथ है, लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लिया, लेज़र किया और विजन खराब हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो सबसे पहले जानते हैं कि डायबिटीज़ है क्या। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये आँख का पोस्टीरियर पार्ट है। अभी हम लोग आगे से आँख के पीछे के पार्ट की तरफ जा रहे हैं। कैटरैक्ट हुआ, ग्लूकोमा हुआ, नाउ वी आर कमिंग टू द रेटिना पार्ट। ठीक है, अब ये पीछे का जो दृष्टि पटल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से डिसीजेस अपने रेटिना को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली इन डायबिटीज एंड आई एग्जामिनेशन डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में क्यों ज़रूरी है, क्यों करना है। तो अपना जो आँख का माइक्रोवैस्कुलेशन है एंड माइक्रोवैस्कुलेशन ऑफ योर ब्रेन, आपके हार्ट एंड आपकी किडनी का। सो आई, ब्रेन, हार्ट एंड किडनी, ये चारों ऑर्गन्स का माइक्रोवैस्कुलेचर सेम है। ओके, अभी हार्ट हम लोग देख नहीं सकते अनलेस एंड अंटिल वी डू एंजियोग्राफी। ओके, किडनी का भी फंक्शन हम देख नहीं सकते। सो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम लोगों को पता चले कि यहाँ का सर्कुलेशन कैसा है, तो दैट इज आई एग्जामिनेशन। बिकॉज आँख ये एक ही ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे आप ब्लड वेसल देख सकते हो शरीर के अंदर की, बाकी कहीं पे देख सकते हो क्या? अनलेस एंड अंटिल आप डाई डाल के एंजियोग्राफी करो देख सकते हो क्या? नहीं। तो जस्ट बाय डूइंग अ स्क्रीनिंग, जस्ट बाय डूइंग रेटिना चेकअप, सिर्फ रेटिना चेकअप से आपको पता चल सकता है कि पेशेंट का शुगर कंट्रोल अच्छा है या नहीं। अभी मैं बेथनी में अटैच हूँ, दैट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो वहाँ पे रेटिना के लिए स्पेशली कॉल आते हैं जो पेशेंट्स को जो आईसीयू में एडमिटेड रहते हैं एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन के लिए। क्यों? कि सिर्फ आप उसका रेटिना देख के बोलो कि ये बंदे को अभी उसका बीपी हाई हुआ है या उसका ब्लड प्रेशर 5 साल से है और उसका इतना डैमेज हुआ है, तो वो आपको ऐसे कैसे पता चलेगा सिर्फ अभी बीपी हाई है तो। बट रेटिना की वेसल्स वो तो झूठ नहीं बोलेगी। तो जस्ट बाय सीइंग रेटिना उसकी वेसल्स कितनी डैमेज है आपको पता चल सकता है कि इसका हाइपरटेंशन का लेवल क्या है, इनके डायबिटीज़ का लेवल क्या है, और इस हिसाब से डॉक्टर्स आपकी ट्रीटमेंट चेंज करते हैं। ओके, तो इसलिए रेगुलर आई चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डायबिटिक रेटिनोपैथी एज वेल। रेगुलर स्क्रीनिंग एवरी 6 मंथ की। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, वो ये स्मॉल ब्लड वेसल्स जो रहती है they get damaged in long standing diabetes. ओके, तो ये वेसल की वॉल्स डैमेज होने के कारण यहाँ से लीकेज शुरू होता है, ब्लीडिंग शुरू होता है, और इनिशियल स्टेजेस में एवरीथिंग यार आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड है, यहाँ पे ये हार्ड एक्यूरेट्स मतलब कोलेस्ट्रॉल लीकेज है। ओके, एंड इन एडवांस स्टेजेस ये सारे चेंजेस एकदम इंक्रीज हो गए हैं। और जैसे मैंने बताया था, ये सेंटर का जो हिस्सा है जहाँ पे इमेज बनता है, जो पॉइंट फोकस होता है, ये भी डैमेज होते जाता है और पेशेंट का विजन ड्रॉप होता है। और अगर यहाँ तक भी शुगर कंट्रोल नहीं रहा तो उसके आगे आती है प्रोलिफेरेटिव स्टेज। प्रोलिफेरेटिव मतलब ये दिख रहा है आपको, ये एब्नॉर्मल खून की नलियों का मेशवर्क बन जाता है और उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, रेटिना डिटैच होता है और विजन इज लॉस्ट। ओके, विजन सीवियरली अफेक्ट होता है। तो उसके लिए हम लोग ये लेज़र करते हैं। अभी लेज़र उन्हीं को करते हैं जिनका ऑलरेडी रेटिना बहुत एडवांस स्टेज में डैमेज्ड है। तो लेज़र का इफेक्ट भी आने के लिए यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स। तो लेकिन वो वेसल्स जो होती हैं वो एंग्री वेसल्स होती है, जैसे हम लोग टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं उस तरीके से रहती हैं। तो वो वेसल्स कभी भी ब्लीड हो सकती है। तो ट्रिवियल ट्रॉमा हुआ, छींक आई या प्रेशर बढ़ गया तो वेसल फुट से फूट जाती हैं और उसमें से ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग हो गया तो पेशेंट का दिखना बंद हो जाता है। इसलिए लोगों को लगता है कि लेज़र किया इसलिए
दिखना कम हुआ, बट इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज द अनकंट्रोल्ड डायबिटीज विच वॉज देयर फॉर सो मेनी ईयर्स. उसने आपकी रेटिना के वेसल्स को इतना डैमेज किया है कि उसमें से ब्लीड कर रहा है. तो बेसिकली लेजर से हम लोग को जो न्यू वेसल्स बन रही हैं उसको रोक देते हैं. नाउ कमिंग टू द सेंट्रल एरिया, जैसे मैंने बताया था आपको, इस सेंटर के हिस्से में भी सूजन आ जाती है, जिसके लिए हम लोग इंजेक्शन देते हैं और इंजेक्शन से सूजन कम करके पेशेंट का विजन इम्प्रूव करते हैं. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर अफेक्टेड अलॉन्ग विद आई. सो जस्ट विद द हेल्प ऑफ आई एग्जामिनेशन आप मॉनिटर कर सकते हो कि आपका डायबिटीज का कंट्रोल कैसा है. जैसे HbA1c लेवल सबको पता होगा कि 3 मंथ्स का कैसे पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि मैडम एकदम कंट्रोल में है. आपका HbA1c कितना है? 10. तो हो सकता है कि जस्ट अभी चेक किया या अभी कंट्रोल में है, इसलिए उनका अभी जो MBS TLBS लेवल्स है वो नॉर्मल है. लेकिन HbA1c जो 3 महीने का वैल्यू है वो क्या बता रहा है कि शुगर लेवल कंट्रोल वॉज वेरी पुअर. सिमिलरली अगर सब कुछ ओके है और रेटिना में अगर डैमेज है तो आपको सीधा सीधा आपको पता चलता है कि पेशेंट का कंट्रोल इज नॉट गुड एंड ही रिक्वायर्स फर्दर मैनेजमेंट. ओके, तो हम लोग फिर फिजिशियन के साथ में कोऑर्डिनेट करके वी मैनेज द पेशेंट. सो हाउ फ्रीक्वेंटली आई एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड? सो एटलीस्ट 6 महीने में एक बार फॉर ऑल डायबिटिक पेशेंट्स. अगर आपको ऑलरेडी मैक्युलर एडिमा है, जैसे मैंने बताया डायबिटिक रेटिनोपैथी के चेंजेस शुरू हो गए हैं, तो फिर वी मे आस्क पेशेंट टू कम लिटिल अर्लियर, मतलब 1-1.5-2 महीने में या 3-3 महीने में, ऐसे डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द कंडीशन. सो दिस इज द डायबिटिक चार्ट. आई थिंक जो लोग डायबिटिक होंगे उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता रहेगा. जो भी चीज़ें सडन शुगर सर्च करती हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, जैसे पास्ता, कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. क्या बोलते हैं, मेंटेन लेवल में लेना चाहिए ये सारी चीज़ें. ओके, डिपेंड आपके जैसे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे. अभी जैसे डायबिटीज़ डैमेज करता है, सिमिलरली हाइपरटेंशन से भी रेटिना डैमेज हो सकता है. तो वो कैसे